देखो टीडीएस का पहले तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग सिलेबस नहीं है आपके, तो टीडीएस का मेन नोट्स क्या है? टीडीएस क्या है? इट इज अ मेजरमेंट इन विच पर्सन हु आर मेकिंग पेमेंट ऑफ इनकम आर रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स ऑफ सच इनकम एंड पे ओनली नेट अमाउंट टू द पर्सन हु विल रिसीव द मनी। जैसे एग्जांपल दे, अगर आप लॉटरी इनकम जीतते हो, मान लो हम 1 लाख का लॉटरी जीता, लॉटरी पे अपने को पता है फ्लैट कितना % टैक्स है? 30%। तो अगर हम ये लॉटरी इनकम जीत रहे हैं तो मेरे को लॉटरी वाला पूरा 1 लाख देगा ही नहीं, वो टैक्स काट के ही हमको पैसा देगा, ठीक है ना। तो वो 30% टैक्स काट लिया, मान लो 3 टैक्स काट के हमको 70,000 हाथ में देगा। तो यहाँ पे टैक्स काटने का जिम्मेदारी किसका बना? जो पर्सन मनी पे कर रहे हैं, और हमको कितना दे रहा? ओनली नेट अमाउंट। सर गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट बोलते हैं देखो ऐसा बहुत सारा इनकम है जिसके हाथ में जा रहा है ना, माइट भी वो रिटर्न फाइल नहीं करे, माइट भी वो बाद में टैक्स कैलकुलेशन का डिटेल नहीं शो करे। गवर्नमेंट हर एक को कहाँ पकड़ते फिरेगा? छोटा इनकम मान लो हम 5-6 लाख रुपए कमाया, हम टैक्स के दायरे में आ भी रहे, बट हम टैक्स जमा भी नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट कहाँ एक एक को ऐसे पकड़ते फिरेगा। तो गवर्नमेंट बोलते हैं काम करो कई एक पार्ट में, ये बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है बट आपके उतना लंबा सिलेबस में है नहीं। कई एक पार्ट में कंपनीज को ये बोला जाता है या बिजनेस को ये बोला जाता है कि उस पर्सन का टैक्स तुम ही काट लो और गवर्नमेंट को दे दो। जिससे वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सैलरी। अब सैलरीड एम्प्लॉय मान लो, मेरा साल का इनकम मान लो 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपये, मान लो 8 लाख है, तो हम न्यू टैक्स हो या ओल्ड टैक्स दोनों में ही हम तो टैक्सेबिलिटी में आएगा। क्योंकि मान लो अगर हम 7 लाख से कम कमाते तो हम बोल सकता था न्यू टैक्स के हिसाब से मेरा टैक्स नहीं कटेगा, और हम न्यू टैक्स ऑप्ट करना चाहते हैं तो मेरा टैक्स कटेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम 8 लाख कमा रहे हैं तो न्यू या ओल्ड दोनों में हम टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा। बट मान लो मेरा बॉस मेरा टैक्स नहीं काटा और मेरे को मेरा पूरा सैलरी दे दिए। अब हम अगर ना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करें, न गवर्नमेंट को उतना डिटेल दें, गवर्नमेंट कहाँ एक एक एम्प्लॉय को पकड़ते फिरेगा? इंडिया में 40 करोड़ लोग जॉब करते हैं, 40 करोड़ लोगों को कहाँ पकड़ेगा गवर्नमेंट? तो गवर्नमेंट बोला एक काम करो, बॉस को बोलो कि बॉस से सैलरी में से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे देगा। तो मान लो अगर मेरा एक बार एग्जांपल लेते हैं, मेरा 8.5 लाख सैलरी है और हम ओल्ड टैक्स सिस्टम में, हम ओल्ड फॉलो कर रहे हैं, पर हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा सैलरी में 50,000 का। तो मान लो मेरा 8 लाख सैलरी पर, अब ओल्ड सिस्टम के हिसाब से पहले 2.5 लाख पे नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख पे 12,500, और फिर 5 लाख से 8 लाख यानी 3 लाख पे 20% और यानी 60,000 और, मतलब मेरा 72,500 का टैक्स बनता है, ठीक है। और 4% सेस भी बनता है, वो कितना बनेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 72,500 का 4% 725 इंटू 4 2800, 2,900 रुपये और बनेगा। जो भी एक अमाउंट बनेगा 2,900 से बनना चाहिए। कैलकुलेटर है किसी के हाथ में? हाँ सर। करो। $72,500 इंटू 4%, हाँ ठीक है 2,900। तो मेरा टोटल टैक्स बनता है 75,400। मेरा टोटल टैक्स बनता है 75,400। मेरा बॉस का ड्यूटी होगा कि वो मेरे सैलरी से इतना रुपया काटे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दे। सर आप तो और भी बहुत सारा इनकम कमा रहे होंगे बाहर में, इंटरेस्ट या डिविडेंड इनकम या अदर सोर्स इनकम, बॉस का वो जिम्मेदारी नहीं है। बॉस मेरा इस पे टैक्स काट लेगा और गवर्नमेंट को जमा कर देगा। अब अगर हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो हम अपना ये टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे गवर्नमेंट को, बाकी इनकम पे भी टैक्स निकालेंगे। लेट से मेरा सब कुछ मिला के 79,000 टैक्स आ रहा है, तो बाकी बचा हुआ जो 3,600 रुपया वो हम गवर्नमेंट को जमा करेंगे। और अगर कम आ रहा है मान लो टैक्स, मेरा बहुत सारा LIC था जो हम अपने बॉस को नहीं बताए, तो गवर्नमेंट रिफंड भी कर देगा, डोंट वरी। बट गवर्नमेंट चाहता है कि हम मतलब मेरा फाइल ट्रैकर में आए। वो तभी आएगा जब बॉस टैक्स काटेगा, तो हमको भी लगेगा हमको तो अब रिटर्न फाइल करना चाहिए, वरना मेरा बहुत टैक्स चला जाएगा ऐसे। तो हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे, हम गवर्नमेंट को अपना डिटेल देंगे,
तो गवर्नमेंट बोला ये नियम है टीडीएस का। तो ये एक एग्जांपल था सैलरी का। सर सैलरी पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकाल के बॉस काट लिया। और भी ऐसा कोई इनकम? हाँ, बिजनेस में जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका इनकम, प्रोफेशनल जो सर्विस देता है सीए लॉयर उस पर टैक्स, टीडीएस, बहुत सारा सेक्शन है। 194J, 194C, 194I रेंट का है, बहुत सेक्शन है ऐसा, अच्छा खासा पूरा एक लिस्ट है। तो वो सब पे परसेंटेज मेंशन है कि इतना इनकम तक हो तो इतना टैक्स काट लो। ऐसा नहीं है कि 5,000 भी इनकम हो तो टैक्स काट लो। गवर्नमेंट उस पर लिमिट दे रखा है। जैसे सैलरी में बोल रखा है 1,80,000 के नीचे ईयरली रेंट है, 1,80,000 से कम मत काटो। 1,80,000 से ज्यादा ईयरली रेंट है, मतलब 15,000 रुपया महीने से भी ज्यादा रेंट है कहीं का, तो उस पर टीडीएस काटो। ठीक बात? तो ये समझ में आई ये क्या है? आपके सिलेबस में 192 ही है सेक्शन, जो पहला सेक्शन है सैलरी का, जो टीडीएस सैलरी पे टीडीएस का बात करते हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? ताकि गवर्नमेंट को इजीली पैसा रियलाइज हो जाए, इफेक्टिवली कैलकुलेट हो जाए। तो गवर्नमेंट को इससे बहुत बेनिफिट है और लोग भी ट्रैकर में आ जाएंगे। तो पहला सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं 192। तो हु इज रेस्पॉन्सिबल, कौन काटेगा 192 में टैक्स? सर एम्प्लॉयर, है ना? हाँ, तो एम्प्लॉयर काटेगा किसके सैलरी से? एम्प्लॉय के सैलरी से। एम्प्लॉय की सैलरी। कब काटेगा? जब जब वो मेरे को सैलरी पेमेंट करेगा तब तक। तो क्या करेगा ना, मेरा 75,400 आया था ना अभी अमाउंट, उसको डिवाइडेड बाय 12 कर लेगा। कितना हुआ? थोड़ा 75,400 डिवाइडेड बाय 12, 6283। तो ऐसे 84 कर देते हैं। जो भी है वो 6283, 84 जो भी है वो काट लेगा। एक आध रुपया का कोई फर्क नहीं आएगा। तो वो मेरा इतना अमाउंट या 6284 जो भी है वो काट लेगा हर महीना और जमा कर देगा। नियम तो यही है कि वो जब जब मेरे को सैलरी पेमेंट करेगा तब तब वो मेरा टीडीएस काटेगा। और यहाँ पे बोला ना टीडीएस का रेट कितना है सैलरी पे? तो एवरेज रेट, मतलब वही स्लैब रेट के हिसाब से। ठीक है ना? अब अगर हम बॉस को बोलते हैं मेरा न्यू टैक्स रिजीम से काट लो, तो बॉस 3 लाख तक कुछ नहीं काटेगा। 3 लाख से 6 लाख पे 3 लाख का मतलब 5% काटेगा। 3 लाख का 5% 15,000। फिर 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख तक जानी रही, 6 लाख से 8 लाख और 2 लाख पे 10%, 20,000 और काट लेगा। तो 35,000 रुपये टैक्स बनेगा। उस पर 4% सेस लगाएगा, 350 इंटू 4, 1,400 रुपया और। तो सर यहाँ टैक्स कम बनता है, 36,400 काटेगा, डिवाइड बाय 12 कर लेगा। तो ऐसे मेरा बॉस मेरे को पहले पूछ लेगा हम किस सेक्शन में जाना चाहते हैं। मान लो मेरे को लग रहा है मेरा बहुत मतलब LIC मेडिक्लेम बहुत कुछ है मेरा, तो हम बॉस को बोलेगा ओल्ड में ही काटो, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पशन किसको है? किसका 194 में टीडीएस नहीं कटेगा? अगर आप एक फॉर्म 13 है वो भर दो। मान लो मेरे को लग रहा है मेरा इनकम वैसे तो 6 लाख है, बट मेरा LIC लेके बहुत कुछ लेके इनकम मेरा लिमिट से नीचे आ जाएगा, है ना? तो हमको लग रहा है मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए, भी मतलब काटेगा बॉस। उसके बाद में हमको फिर से रिफंड के लिए रिटर्न फाइल करके झमेला करना पड़ेगा। तो हम फॉर्म अपने बॉस को या असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि देखो मेरा टैक्स नहीं बनता है, मत काटो। तो पहला सेक्शन पढ़ लिया 192। आपके सिलेबस में दूसरा सेक्शन है 193, जो कि है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। हम शेयर डिवेंचर बॉन्ड से इंटरेस्ट कमाते हैं ना, शेयर से तो नहीं कमाते बट सिक्योरिटीज से कमाते हैं, मतलब डिवेंचर बॉन्ड से, गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज से। तो उस पर भी टैक्स कट के पैसा मिलेगा। तो जो भी तुमको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी दे रहा है अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बात हो रहा है, अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का बात हो रहा है यहाँ पे, ये याद रख लेना। सेक्शन 193 किस पे एप्लीकेबल है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे। कौन सा सिक्योरिटी? सर अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जो भी आदमी पैसा दे रहा है, तुमको इंटरेस्ट दे रहा है, वो काटेगा। किसको मिल रहा है वो इनकम? कोई भी रेसिडेंट पर्सन को, NRI का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है? क्लियर है मेरा बात? हाँ सर। कितना अमाउंट तक नहीं काटेगा?
5,000 रुपया तक का ब्याज मिल रहा है ना तुमको साल का, तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा। देखो नीचे बताया 5,000 तक का इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन किस पे काटेगा, कितना परसेंटेज काटेगा, सॉरी वो भी समझना है सर। वो काटेगा 10% करके, और उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगाएगा। नो सरचार्ज इन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सीधा 10% काटेगा। मान लो मेरे को एक ना कंपनी का बॉन्ड या डिवेंचर ले रखा है, वहां से मेरे को 30,000 का इंटरेस्ट आया, क्या मेरा टीडीएस कटना चाहिए? हाँ, 5,000 से ज्यादा है सर। क्या पूरा 30 पे कटेगा कि 5,000 माइनस करके 25,000 पे कटेगा? क्या लगता है आप लोग को? पूरा 30 पे लगेगा। पूरा 30 पे लगेगा पूरा। हाँ, टीडीएस सेक्शन में ना कहीं भी ऐसा नहीं है कि इतना अमाउंट तक माफ है तो छोड़ के बाकी पे काटेंगे। इतना अमाउंट तक का माफ का मतलब ये बोलना चाहता है कि अगर इस अमाउंट के नीचे हो तो कटना ही नहीं है, और इस अमाउंट के ऊपर हो तो जितना टोटल इनकम है उस पर टीडीएस कटेगा। वो अमाउंट केवल ये बताने के लिए कब टीडीएस कटेगा और कब नहीं, कितना तक कटेगा वो नहीं बोला है। ठीक है, तो 30,000 मेरे जो है पूरा 30,000 पे कटेगा। कितना काट लेगा वो? 10%, यानी 3,000 रुपया काट लेगा, और मेरे को कितना दे देगा? 27,000 रुपया मेरे को दे देगा। उस पर 4% हेल्थ सेस वगैरह नहीं लगाएगा, सैलरी में लगता है, इस पे नहीं लगेगा। लेकिन ठीक है, ये वो 190। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि आपका, अब मान लो मेरा ये 30,000 इनकम है, हिसाब से तो मेरा टीडीएस कट जाना चाहिए। हाँ, लेकिन बेटा मेरा सब कुछ मिला के 4 लाख भी इनकम नहीं, मतलब हम कहीं नौकरी करते हैं, वहां से मेरा 3 लाख सैलरी है, 25,000 रुपया महीना, ये 30,000 मिलेगा, और कहीं से कुछ लाख रुपया और कमाते हैं, तो 4,30,000 हो रहा है। हिसाब से तो हम रिबेट खा के टैक्स से नीचे आ जाएंगे, मतलब 0 टैक्स पे आ जाएंगे कि नहीं, नॉर्मल सिस्टम से। हाँ, तो सर हमको एक फॉर्म भर देना पड़ेगा, जो मेरा टीडीएस काट रहा है उसको हमको एक फॉर्म 15G या 15H होता है वो भर दो। नंबर मत भी याद रखो, लेकिन ये याद रखो कि आप फॉर्म फाइल अप करके बता सकते हो कि देखो भैया मेरा टैक्स नहीं कटना चाहिए क्योंकि मेरा इतना इनकम नहीं है। ये फॉर्म भर दो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अब ये क्या बोल गया, क्या समझा सकते हो हमको कोई इस लाइन का मतलब? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, बताओ इस लाइन को अपनी लैंग्वेज में। बैंक का कुछ इंटरेस्ट। हाँ, बैंक का कुछ इंटरेस्ट। वेरी गुड। सिक्योरिटीज को छोड़ के कोई भी इंटरेस्ट, हाँ, आपको कोई भी ऐसा इंटरेस्ट का कमाई हो रहा है जो सिक्योरिटीज पे नहीं है, अदर देन सिक्योरिटी कहीं और से है। सर और क्या बचा? बैंक का एफडी, बैंक का सेविंग अकाउंट, बैंक का आरडी, है ना, वही तो हुआ। तो वो देखो हम एग्जाम्पल में लिखा भी है बैंक इंटरेस्ट। तो 194A किस पे कटेगा? तो पहला सेक्शन क्या पढ़े, सेक्शन नंबर याद करना है यहाँ पे, इस चैप्टर में सेक्शन नंबर जरूरी है। 192 किस पे है? सैलरी। सैलरी। इंटरेस्ट अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेक्शन नंबर क्या है? 193। 193। और इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का सेक्शन क्या है? 194 है। हाँ सर, यहाँ पे भी कितना माफ, यहाँ पर बोला अगर आप, एक मिनट, ये क्या बोल गया, एक मिनट रुको। ना ये ऊपर ये 5,000 मत याद करो, आप याद करो कि 10,000 तक कोई अगर इंटरेस्ट मिलता है हमको बैंक से साल का 10,000 तो टीडीएस नहीं कटेगा, और सीनियर सिटीजन है तो यही अमाउंट 50,000 हो जाएगा। तब नॉर्मल सिटीजन हो, आपको साल का 10,000 तक इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, उसके ऊपर है तो वही 10%, मतलब सर इंटरेस्ट पे हर बार 10% ही है, तो परसेंटेज कोई अलग से याद नहीं रखना है, बस खाली अमाउंट का बात क्या याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो तो कितना अमाउंट तक छूट है? 5,000 है ना, हाँ 5,000। और अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था तो कितना तक टीडीएस नहीं कटेगा? कितना ब्याज कमाते हैं साल का? तो 10,000। और सीनियर सिटीजन है तो 50,000।
ठीक है, ठीक है। हाँ सर। हाँ तो और 10% हाँ सर। कटेगा, बस 10% कटेगा, वही ध्यान रखना, और उतना माथा पच्ची का दरकार नहीं है। इसमें हेल्थ और एजुकेशन से नहीं कटेगा? नहीं, कहीं पे भी नहीं, खाली सैलरी पे हेल्थ एंड एजुकेशन से। और है कई जगह, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप उतना माथा मत लगाइए। देखो कहीं से भी आपको कोई बैंक, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, LIC, म्यूचुअल फंड, कहीं से भी ये इंटरेस्ट मिले, है ना। देखो यहाँ पे आपके लिए इतना पॉइंट होगा, तो बैंकिंग कंपनी से मिले, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले, या पोस्ट ऑफिस से मिले। लोग पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोलता है ना, तो वहां से भी हाँ। मिले तो आपको इंटरेस्ट पे 10,000 तक टैक्स नहीं है, 10,000 के ऊपर। लास्ट सेक्शन आपके सिलेबस के लिए 194B, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। बी माने बेटिंग, हम लोग ऐसे याद करते हैं, बी माने बेटिंग, ठीक है। तो बेटिंग से अगर आपको कोई कमाई होता है, कितना टैक्स करेगा? 30%। 30%। हाँ। हाँ। कितना तक नहीं कटेगा? अगर सर आप वहां से 10,000 रुपया जीतते हो ना, मतलब आप केबीसी में गए और आप 10,000 ही जीत के आ गए, तो केबीसी बिना TDS काटे आपको पैसा दे देगा। लॉटरी खरीदे, 10,000 से कम का है, 10,000 रुपया तक का लॉटरी निकला आपको, 10,000 तक नहीं है, 10,000 से नीचे तक नहीं, 10,000 तक नहीं है, 10,000 के ऊपर होने से कटेगा। मतलब आप 11,000 का लॉटरी जीत गए तो आपका 30% टैक्स कट जाएगा। लेकिन अगर आप 10,000 का लॉटरी जीते तो कुछ नहीं कटेगा, ठीक बात। हाँ। और 10,000 के ऊपर कमाए तो कटेगा पूरा 30%? हाँ, पूरा 30%। और इसके अलावा यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंडियन रेसिडेंट पे नहीं है, लेकिन नॉन रेसिडेंट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कट जाता है, और सरचार्ज भी कट जाता है उस पर, तो 10%। मतलब फॉरेनर अगर इंडिया में लॉटरी वॉटरी जीत गया ना बेटा, वो मतलब अच्छा खासा कमाई का टैक्स ही देके चला जाए। हाँ। क्योंकि 30% तो पहले टैक्स काट लेंगे, 10% उसका सरचार्ज भी काट लेंगे, और 4% उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी काट लेंगे। मतलब 30,000 का 10% कितना, 30% का 10% कितना हुआ? 3% और मतलब 33%, और 33% का 4% कितना हुआ? 33 का 4% कितना होगा? 33 1.32। 33 into 4%, 1.32 है ना। मतलब 34.2% वो जो भी कमाएगा उस पर टैक्स देके चला जाएगा, अगर 10,000 के ऊपर कमाए तो। और अगर यही इंडियन है तो, रेसिडेंट है तो, इंडियन नहीं बोलते, रेसिडेंट बोलना पड़ता है। 30% काट लो। सीधा 30, उस पर भी वो सेस फेस नहीं कटेगा, नहीं। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, अगर प्राइज मनी काइंड में मिला तो? इतना डीप जाना नहीं है उसका आपको, कैश आपका का सिलेबस कितना पढ़ाना होगा? हो गया। हाँ, उसका कैश में जो अमाउंट होगा उतना अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। वेरी गुड। और अगर पार्टली काइंड और पार्टली कैश है तो दोनों का कैश वैल्यू निकालेंगे, और जो आपका हाँ। कैश अमाउंट है उस पर TDS कट जाएगा। मतलब मान लो मेरे को 50,000 का, 5 लाख का गाड़ी इनाम में मिला और 1 लाख कैश भी इनाम में मिला, तो टोटल कितना इनकम हो गया? 6 लाख। मतलब गाड़ी का मनी वैल्यू 5 लाख है, बिल्कुल निकाल देगा तो 6 लाख। 6 लाख का 30% कितना है? 30,000। नहीं। 1 1 लाख लाख 20,000। हाँ, तो ये 1 लाख तो कट ही जाएगा, 20,000 हमको जेब से देना पड़ेगा तब गाड़ी मिलेगी। सर 1,80,000 होगा। 1,80,000 होगा तो ये 1 लाख तो कट ही जाएगा, 80,000 हमको जेब से देना पड़ेगा, तब जाके ये गाड़ी हम घर ले जा सकते। अगर खाली गाड़ी इनाम लगा, खाली गाड़ी इनाम लगा 5 लाख का 30%, 1 लाख 1.5 लाख। हाँ। 1.5 लाख रुपया कैश में जमा करेंगे तो गाड़ी घर ले जा सकते। अरे काइंड में इनाम ऐसा थोड़ी गाड़ी का खरी डिक्की खोल के रख लेगा या एक गेट निकाल के रख लेगा, तो गाड़ी का आपको कैसे पैसा काटेगा वो लोग? टैक्स का काट तो सकता नहीं है, तो आपको बोलेगा कैश में जमा करो, 1.5 लाख जमा करो तो गाड़ी मिलेगी, ठीक है। हाँ सर।
एक सेक्शन और बच गया 194 डबल बी, कुछ नहीं 194 बी का ही भाई है, वो अलग था, ये हॉर्स रेस को अलग कर दिया। घोड़ा का दौड़ में आप पैसा जीते हो, कंडीशन सारा सेम है, सेम सारा रेट है, सेम सब कुछ है, 30% कटेगा, 10,000 तक नहीं कटेगा। तो सर अलग अलग सेक्शन क्यों बनाया, मन में आएगा। इसलिए क्योंकि मान लो हम दोनों जगह से जीता, एक जगह से लॉटरी इनकम जीता हम 9,000 रुपया, और एक घोड़ा का दौड़ में भी हम जीता 8,000 रुपया। अगर दोनों सेक्शन को एक साथ लिख देता तो क्या होता, टोटल इनकम कितना हो जाता, 17,000। तब तो टैक्स कट जाता ना 10,000 के ऊपर होने से। हाँ लेकिन दोनों सेक्शन को अलग अलग लिखा है, मतलब अगर हम दोनों जीत जाएं तो दोनों बिलो 10,000 है इंडिविजुअली। अकेले अकेले जब देखो घोड़ा का इनकम, घोड़ा रेस से इनकम और लॉटरी का इनकम दोनों को अलग अलग पढ़े तो 9,000 और 8,000 फिगर आएगा, मतलब दोनों बिलो 10,000 है तो टीडीएस नहीं कटेगा। आपको इतना कहानी नहीं चाहिए, आपको खाली कॉमन सेंस डेवलप करने के लिए कर रही है। तो बेसिक लॉजिक क्या, सर आप घोड़ा का रेस से भी पैसा जीतते हो तो सेम रूल है जो ऊपर लॉटरी वाला था, वही 30% टैक्स इन तीन सब, ठीक है। चलो ये मोटा मोटी आप टीडीएस का सेक्शन तो पढ़ लेते। आप कितना सेक्शन पढ़े आपके सिलेबस के हिसाब से, 192 क्या चीज के लिए, सैलरी, सर 193 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, खुद पूरा बोल लो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। हाँ सर 194A इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, है ना। हाँ सर और 194B बेटिंग रेस पेस, बेटिंग रेस, हाँ रेस नहीं कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड पजल, लॉटरी। और 194 डबल बी घोड़ा का रेस, घोड़ा, हाँ ठीक है ना। हम लोग इसको याद करते हैं भागम भाग, क्योंकि बहुत सेक्शन याद करना पड़ता था हम लोग को, तकरीबन शायद 30-32 सेक्शन है। तो 30-32 सेक्शन याद करने के लिए कोई ना कोई शॉर्टकट बुद्धि लगाना पड़ता था, वरना सेक्शन नंबर से हर एक बात याद नहीं रहता, और जरूरी टीडीएस में पढ़ता था वो। तो हम लोग किसी न किसी तुकबंदी में याद करते थे, बी माने बैटिंग, डबल बी माने भागम भाग, घोड़ा भागता है ना, भागो भागो ऐसे भी करते थे। टीचर लोग तो ऐसे ही भागम भाग नहीं पढ़ाता था, हमारा टीचर तो ऐसे वर्ड यूज करता था, भागो भागो मतलब घोड़ा भागो ठीक है। मेरी बेटी मेरे पीठ पे बैठ के बोलती है घोड़ा टिक टिक, बैठ जाएगी मेरे ऊपर, बोलेगी घोड़ा टिक टिक। अच्छा नेक्स्ट और आखिरी चीज, टीडीएस एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। सर टीडीएस कटेगा कैसे, तो उसका हमको टीडीएस का एक नंबर लेना पड़ता है। अगर मेरे को किसी का टीडीएस काटना है ना बेटा, तो मेरे को 10 नंबर लेना पड़ेगा, टैक्स कलेक्शन अकाउंट नंबर। जिसको काटना है वो लेगा, जिसका कटेगा उसका तो पैन नंबर बहुत है। मतलब मान लो हमको चंद्रलेखा का, अगर चंद्रलेखा को हमको इनकम दे रहा है और चंद्रलेखा का हमको सैलरी दे रहा है, मान लो सैलरी से हमको टीडीएस काटना है, तो चंद्रलेखा का पैन नंबर भरने से मेरा काम हो जाएगा। बट मेरे को मेरा पैन नंबर और मेरा 10 नंबर दोनों भरना पड़ेगा, ठीक बात। हाँ सर सर आपको हर जगह भरना पड़ेगा, कोई भी आप चालान भरेंगे, कोई भी सर्टिफिकेट देंगे, जब भी आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे टीडीएस का रिटर्न भी लगाना पड़ेगा। क्योंकि देखो हम अमाउंट काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया, लेकिन किसका किसका काटा वो तो हमको गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा ना, तभी तो गवर्नमेंट उसको बाद में उस टैक्स का बेनिफिट देगा जब वो अपना रिटर्न लगाएगा। तो हमको उसका पैन नंबर भरना पड़ेगा, तो उसके लिए एक रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है कि हम किसका कितना अमाउंट काटे, ताकि उसको उसका बेनिफिट मिल सके। तो ये सब में हमको अपना 10 नंबर भरना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक बहुत मजेदार बात है, सर जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं उसका पैन नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, पंगा है ना, ये तो हो ही सकता है ना दुनिया में पॉसिबल।
हाँ, सबको पैन नंबर जरूरी तो नहीं है। हाँ सर, फ्लैट 20% टैक्स काट लीजिएगा, भले कोई भी रेट हो। 30 है तो 30 काट लीजिएगा। हाँ, मतलब वो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कितना था? 10% ना। दोनों इंटरेस्ट वाला सेक्शन में कितना परसेंटेज था? 10%। कितना टीडीएस कटेगा? 10%। हाँ, कितना कितना अमाउंट पे? अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो कितना अमाउंट तक नहीं काटेंगे? बोलो हाँ, बोलो बोलो बोलो। 5 लाख। 5,000। बेटा हाँ, 5 लाख तक नहीं काटेंगे ना तो इंडिया में किसी का टैक्स नहीं कटेगा। 5 लाख ब्याज कौन कमाता है? गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज से। कौन सा कंपनी डिवेंचर बॉन्ड पे 5 लाख का ब्याज नॉर्मल रेसिडेंट को देता भी होगा? और कौन इतना रुपया लगाता भी होगा 5 लाख ब्याज मिल जाए? 5,000 अरे, साल का, हाँ, 5,000 साल 5,000 का। और यही अगर इंटरेस्ट ऑन बैंक इंटरेस्ट और ये सब है तो मतलब इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज है तो 10,000 तक नहीं काटेगा नॉर्मल सिटीजन के 10,000। लिए, और सीनियर सिटीजन है तो बैंक 50,000 तक नहीं काटेगा। क्योंकि गवर्नमेंट मानता है हाँ, सीनियर सिटीजन का अदर ठीक है, ठीक इनकम है। बहुत ज्यादा होगा नहीं। गवर्नमेंट मानता है सीनियर सिटीजन का वो रिटायर्ड है तो और अदर इनकम बहुत जगह से होगा नहीं, तो उसको 50,000 के ब्याज तक टैक्स काटने मना कर दिया। ठीक है, टीडीएस काटने। ठीक है। लेकिन सर अगर उसका रिटर्न पैन नंबर नहीं है तो वो 20% काट लेगा। अच्छा, लॉटरी से पैसा जीते तो सर तब तो 30 ही कटेगा, क्योंकि मिनिमम 20 काटने बोला है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, हाँ, ये छोटा सा टॉपिक है, टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी कंपोनेंट। ये ध्यान रखना। मान लो आपका बिल बना 50,000 रुपए का, उस पर जीएसटी भी है ना, मान लो 5% जीएसटी है तो 50,000 का 5% जीएसटी कितना होगा? 50,000 का 10% बन जाए तो 2,500। तो टोटल बिल कितना बना? 52,500 का। 194C बोल के एक सेक्शन है कॉन्ट्रैक्ट पे, आपके काम का नहीं है बट एक बार सुनो खाली। कॉन्ट्रैक्ट पे कितना टीडीएस है? 5%। ठीक है, नहीं 2% है। तो हम टीडीएस किस अमाउंट पे काटे? 50,000 पे काटे कि 52,500 पे काटे? 52,500। नहीं बेटा, क्यों? जीएसटी पे टीडीएस कैसा काटेगा? जीएसटी उस आदमी को कोई इनकम थोड़ी ना जिस पे हम टैक्स काट लें। हम आपसे जीएसटी लिया या आप मेरे से जीएसटी सहित बिल का पैसा लिए, वो जीएसटी आपका इनकम या मेरा इनकम थोड़ी ना हो, तो गवर्नमेंट को चला जाएगा ना। हाँ, तो जीएसटी कंपोनेंट तो गवर्नमेंट को जाना है, तो पेयर पेई के बीच में जितना लेन देन हो रहा है उस पर ना टीडीएस कटना चाहिए बेटा। हाँ, थोड़ा लॉजिक में भी सोचो ना। 2,500 पे भी मतलब जीएसटी पे और टैक्स काट लिए तो अजीबोगरीब फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो जीएसटी अमाउंट को एक्सक्लूड करके टीडीएस का। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ सर। एक और मजेदार टॉपिक है, छोटा सा, खत्म हो रहा है चैप्टर, बस आखिरी पेज पे खड़े हम लोग। यहां पे बोल रहे हैं सर लॉटरी पे हम जीते तो टैक्स कटेगा, समझे? ठीक है, लेकिन जो लॉटरी बेच रहा है वो भी तो कमा रहा है। कॉमन सेंस। एक लॉटरी कंपनी है इंडिया, कलकत्ता में भी कौन सा मतलब चलता है? वो जितना बेचेगा उसका बेचने में ही तो प्रॉफिट है। कलकत्ता में सबसे ज्यादा कौन सा लॉटरी चलता है? सर वो डीएल लॉटरी का ऐड देता है ना, एकदम डियर लॉटरी। ठीक है, छोटे छोटे दुकान में जो बैठते हैं। हाँ, सब जगह लेके बैठते हैं। हम तो ये देखते हैं इंडिया में कितना लॉटरी का छोटा छोटा लोग दुकान लगा के बैठे, बाप रे बाप कितना कमाई होता होगा। मतलब उनसे उनका घर बार चल रहा है, सोचो, लॉटरी टिकट बेच के। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो कोई आदमी लॉटरी टिकट बेच रहा है तो डियर लॉटरी कंपनी भी तो उसको कमीशन देता होगा ना लॉटरी टिकट बेचने का। हाँ, और फिर अगर आप लॉटरी खरीदे उससे जीते, वो लॉटरी इनकम है जो कि 194B में जाएगा। आपका कब आई जाएगा ना। मान लो एक डियर लॉटरी का नीरज उससे लॉटरी टिकट खरीदा। नीरज एक ब्रोकर है, नीरज वो डियर लॉटरी का एजेंट है।
नीरज वो लॉटरी का टिकट अनुश्री या चंद्रलेखा को बेचा और वो लोग को लॉटरी का इनाम लगा, तो अनुश्री चंद्रलेखा को तो टैक्स देना ही है, वो तो 194 भी है। नीरज भी तो लॉटरी टिकट बेच के कमीशन कमा रहा होगा, है ना? उसको क्या होगा सर? उसको 5, उसका 194G। उसको भी 5% TDS कटेगा। अगर वो 15,000 से कम का कमीशन कमा रहे तो कुछ नहीं कटेगा, खत्म। ठीक है, तो क्या क्या सेक्शन पढ़े सर? हम लोग पढ़े 192, 194A, 194B, 194BB और 194G। ठीक है, और ये पढ़े 206AA। नंबर नहीं भी याद रहे, बट ये याद रखना कि जिसका पैन नंबर नहीं है उस पे जितना TDS का रेट है या फिर 20% विचएवर इज हायर टैक्स कट जाएगा, है ना? क्लियर है मेरा बात? हाँ सर। ये था आपका TDS का चैप्टर।